नमस्ते बच्चों। हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या लिखा हमने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो ये नियम हमने पढ़ा था। इस नियम के अंदर 3-4 नियमों की हमने बात की थी। उसमें हमने नंबर 1 पर लिखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास। और ये नियम किसने दिया था बेटा? लेवासियर ने। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक लिखवाए थे। उसके अलावा कुछ तत्व थे, विशेष तत्व थे, जिनका मैंने परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट भी मैंने आपको लिखवाया था। और ये कहा था कि कम से कम हमें ज़्यादा नहीं तो यहाँ तक का एटॉमिक वेट तो हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसका दूसरा नियम है बेटा स्थिर संगठन का नियम, या जिसको हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, या इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो अब हम बात करेंगे स्थिर संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले तो बेटा याद रखना, ये नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ये नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने ये नियम दिया था। ये नियम क्या कहता है कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रखना कि ये नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। ये नियम क्या कहता है कि किसी यौगिक का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उनका द्रव्यमान का अनुपात है वो सदैव निश्चित होता है, चाहे यौगिक को आप किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। उस यौगिक में उन तत्वों का अनुपात है, भारात्मक जो अनुपात है वो सदैव क्या रहता है? समान रहता है। एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। फिर से रिपीट करना बेटा कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे
यौगिक को किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। फिर से लैंग्वेज की बात करें तो फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि स्थिर संगठन, संगठन का मतलब कंपोजिशन जिससे वो बना है। अगर कोई यौगिक जिन तत्वों से बना है उसके द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहेगा, या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। दिया किसने था बेटा? जोसेफ प्राउस्ट ने। इसके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान, मतलब यौगिक का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उनका द्रव्यमान, उनके द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। एग्जाम्पल समझे तो ऐसे बात करते हैं कि जल, H2O की बात करें तो बेटा H2O समझा रहा हूं। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल का फॉर्मूला H2O। आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान भी 1 माना था। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2, और ऑक्सीजन का कितना लिखा था आपने? 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो इस जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है, जो परमाणु द्रव्यमान अनुपात है, वो क्या होगा? 2:16। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1:8। 1:8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जल का भारात्मक अनुपात सदैव 1:8 होता है। जल को हमने क्या लिखा बेटा? H2O। तो जल है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमने कितना लिखा था? 2, ऑक्सीजन का 16। तो एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन के 2 गए, और ऑक्सीजन का 16, तो 2:16 अर्थात 1:8। तो जल का भारात्मक अनुपात कितना आया? 1:8। बेटा अभी इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से वो जो जल प्राप्त कर रहे हो, वो जल यहाँ से प्राप्त करो, मतलब कहीं से भी आप जल प्राप्त करोगे, उस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो सदैव 1:8 होगा, चाहे आपने जल कहीं से भी प्राप्त किया हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 के लिए। CO2 का निर्माण निम्न विधियों से करते हैं। CO2 का निर्माण हम निम्न विधियों से करते हैं। बेटा पहली विधि में हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन को वायु की उपस्थिति, कार्बन मतलब कोयला, लकड़ी में कार्बन होता है, उसको O2 का मतलब वायु की उपस्थिति में हमने जलाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हम ले लें CaCO3। कल की क्लास में भी बात की थी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बेटा आप गर्म करो, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया तो क्या होता है? Ca, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, तो CaO प्लस, तो Ca और 1 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया तो CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आगे बचा C और 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो ऑक्सीजन कितने रह गए? 2, तो क्या बन गया? CO2। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, एक तो आपने क्या किया कि जो कार्बन है, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दूसरा आपने कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको आपने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्राप्त हो गया। इसके पश्चात अगर हम तीसरी विधि की बात करें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी क्रिया मैंने करवा दी HCl के साथ। HCl का बेटा क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का क्या नाम होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया मैंने किससे करवा दी? HCl के साथ। HCl के कितने अणु ले लिए? 2। अब देखो इस कैल्शियम के साथ 2 Cl जुड़ते हैं। कितने Cl? 2। Ca और यहाँ पे Cl कितने बेटा? 2 है। HCl के आगे 2 होने का मतलब H भी 2 है और Cl भी 2 है। तो कैल्शियम के साथ कितने Cl जुड़ गए? 2। तो CaCl2 बन गया प्लस। अब देखो कितने हाइड्रोजन है? 2। आप जानते हो जल का फॉर्मूला होता है H2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहां से 2 हाइड्रोजन लिया और इससे 1 ऑक्सीजन ले लिया, क्या बन गया? H2। अब देखो 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आपने यहां दिया तो यहां ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो ये हो गया CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को आप क्या बोलते हो बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने CO2 का निर्माण अलग अलग विधियों से किया है, लेकिन सब CO2 का जब आप बात करोगे, CO2 कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान हमने कितना पढ़ा था बेटा? 12 होता है। ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपने पढ़ा था 16। 1 ऑक्सीजन का 16 पढ़ा था, तो 2 का कितना होता है बेटा? 32। 2 का कितना होता है? 32। तो कार्बन का और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या हो बेटा? 12:32। अगर इसको सरल करते हो तो 6 और यहाँ पे 16 और डिवाइड करो तो यहाँ 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होगा? 3:8। अब आपने चाहे इसको इस विधि से प्राप्त किया हो या आपने ये विधि काम में ली हो या कोई सी भी विधि काम में ली हो, इन सब में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा बेटा? 3:8 होगा, फिक्स है। तो इसीलिए हमने कहा है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो आपका एक यौगिक है, उस यौगिक में जो तत्व है उनका जो ये अनुपात है वो अनुपात सदैव समान रहेगा, चाहे आप उस यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी तरीके से आपने प्राप्त किया हो, उसका भारात्मक अनुपात समान रहता है। इसको हमने यहाँ पे समझा था। एक बार मैं आपको इसकी लैंग्वेज फिर से याद करवा दूँ कि बेटा लैंग्वेज जो लिखते हैं उसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि तो दूसरे स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम, तो क्या लिख रहे थे बेटा इसके लिए कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, अब यौगिक का निर्माण तत्वों से होगा, तो किसी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान होगा, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। सदैव समान होता है, इसका मतलब क्या था? H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना था? 1:8। CO2 में 3:8 होता है।
अर्थात आप जल को या कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी प्राप्त करो, कैसे भी बनाओ, इनमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 होगा। तो हमने ऐसे लिखा है कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो, बनाया हो, जैसा आप लिखना चाहो। तो उम्मीद है रह जाएगा एग्जाम्पल एक तो हम याद कर लेंगे जल का और एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बेटा हम बात करते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 की बात करें। नियम नंबर 3, तो तीसरा जो नियम हमने दिया है उसका नाम मैं लिख रहा हूं बेटा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। बेटा ये नियम दिया था बेटा जॉन डाल्टन ने 1803 में। कब दिया था? 1803 में ये नियम दिया था डाल्टन ने। तो बेटा तीसरे नियम की बात करें, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया। तो लैंग्वेज की बात करें, फिर इसको मैं एग्जाम्पल समझा के वापस से इसकी बात करेंगे, डेफिनेशन क्या आती है इसकी। तो बात करेंगे इस नियम के अनुसार जब तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, इस नियम के अनुसार जब तत्व परस्पर सहयोग का मतलब जोड़ के, जब तत्व परस्पर सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार या द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करता है, जो सदैव सरल अनुपात में होता है। बेटा मुझे पता है इस डेफिनेशन से आपको कुछ नहीं समझ में आया है, इसका एग्जाम्पल लेंगे तब अपनी ये बात क्लियर होगी। फिर भी हम एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं कि इस नियम के अनुसार तत्व परस्पर दो या दो से अधिक तत्व परस्पर सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे, जिसमें एक तत्व ऐसा होगा जिसका भार अलग अलग है। एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न अलग अलग भार दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ ही जुड़ेगा। एक तत्व है उसका तो अलग अलग भार होगा, लेकिन जो दूसरे वाला तत्व होगा उसका भार एकदम निश्चित भार के साथ सहयोग करेगा, जो सदैव सरल अनुपात में होता है। समझने के लिए बेटे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, शॉर्ट में लिखा है H और O, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से जल का मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन
पेरोक्साइड बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या लिखा एग्जाम्पल के रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से, एक तत्व तो मैंने बेटा क्या लिया आपका हाइड्रोजन लिया, दूसरा तत्व मैंने क्या लिया ऑक्सीजन लिया, दोनों का सहयोग करवाया, दोनों में आपस में क्रिया करवाई, तो एक कंपाउंड तो क्या बनता है जल। तो जल का फॉर्मूला बेटा आप सब जानते हो क्या होता है H2, और दूसरा यौगिक मैंने क्या बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आता है इसका फॉर्मूला तो कमेंट्स में लिख दिए बेटा जल्दी से कि कितने बच्चों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। तो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। तो यहां मैंने क्या बोला था कि तत्व परस्पर सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो ये तत्व है, इन्होंने सहयोग करके ये दो यौगिक बनाए, एक बना दिया जल, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इनके समीकरण समझते हैं। तो मैंने क्या लिया, पहले वाली जल के लिए H2 दो हाइड्रोजन और क्रिया करवाई ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया बेटा H2O, जल बन गया। क्लियर है बात। अब दूसरा मुझे क्या बनाना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो यहां लिख रहा हूं बेटा H2 और यहां क्रिया करवाई मैंने O2 के साथ, तब आपका क्या बनेगा बेटा H2O2। यह हो गया आपका जल, जिसको आप क्या बोलोगे हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो याद कर लेना H2O2 का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब आपने जल का निर्माण किया तो लिया H2+O, और जब आपने H2O2 का निर्माण किया तो क्या लिया H2+O2। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे इनकी मात्रा में ग्राम में ले रहा हूं कि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो दो का कितना होगा बेटा दो। तो यहां मैंने हाइड्रोजन कितना ग्राम लिया 2 ग्राम, यहां मैंने हाइड्रोजन कितना लिया 2 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मैंने कितना बताया था बेटा आपको 16, तो यहां मैंने लिख दिया 16 ग्राम। ठीक है। अब जल का कितना होता है, तो 2 तो इसका और 16 इसका, कितना हुआ 18 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो गया यहां पे। अब देखो यहां कितने हाइड्रोजन 2, तो एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 ग्राम, तो 2 का कितना लेंगे 32 ग्राम। 2 का कितना लिया बेटा 32 ग्राम। एक का मैंने कितना लिया बेटा, जो एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 का कितना ग्राम 32 ग्राम। तो H2O2 का आपको कैलकुलेट कर लेना बेटा कितना होगा 34 ग्राम होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब इस नियम को मैं यहां जोड़ता हूं, समझना, क्योंकि मैंने कहा कि डेफिनेशन ऐसी है जो इजीली समझ में नहीं आती। और कल की क्लास में मैंने कहा था कि पहला और दूसरा नियम तो इजीली समझ में भी आ जाता है और याद हो जाता है, लेकिन तीसरा और चौथा नियम है उसकी लैंग्वेज टफ पड़ती है। नियम हार्ड नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ती है। डेफिनेशन है, रूल है, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। देखो क्या लिखा, जब तत्व परस्पर सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो ये तत्व थे, इन्होंने परस्पर सहयोग करके, मतलब तत्व क्या लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने परस्पर सहयोग करके जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 यौगिक बना दिए। तो हमने पहली लाइन तो ये कहा था कि तत्व होते हैं, तत्व परस्पर सहयोग करके, तत्व परस्पर सहयोग करके क्या बनाते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, यौगिक बना दिया। इसके बाद आगे वाली लाइन में मैंने ये लिखा था, वो समझना कि एक तत्व का भिन्न भिन्न भार या भिन्न भिन्न द्रव्यमान लिख सकते हो, कि एक तत्व का भिन्न भिन्न भार लिख दिया, या भिन्न भिन्न द्रव्यमान बोल सकते हैं हम, कि एक तत्व का भिन्न भिन्न भार। तो ये एक तत्व है, यहां 16 ग्राम, यहां 32 ग्राम, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार। ब्रो यहीं से लाइन पकड़नी जो अपने काम की है, कि एक तत्व का भिन्न भिन्न भार
दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करता है। दूसरे वाले तत्व का भार निश्चित होगा तो देख लो यहां पर ऑक्सीजन का भार भिन्न भिन्न है, ऑक्सीजन का भार भिन्न भिन्न है, लेकिन हाइड्रोजन का भार क्या है, निश्चित है, समान है। तो ये लैंग्वेज मैंने यहां कही है कि एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करता है। सहयोग कर गया जो सदैव, जो अब ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन दोनों ने सहयोग किया जो सदैव सरल अनुपात में होता है। अब यहां पर देखो कि एक ऑक्सीजन का, एक में जहां ऑक्सीजन जल बना रहा था यहां पर ऑक्सीजन 16 ग्राम ली और यहां पर ऑक्सीजन कितनी थी 32 ग्राम, तो इनका अनुपात कितना आया 1:2। तो जो सदैव क्या होता है सरल अनुपात में होता है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाना चाहिए। फिर से एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझाना था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से दो यौगिक बने जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन है उसका भार तो निश्चित है लेकिन उससे जुड़ने वाला जो ऑक्सीजन है उसका भार अलग अलग है, और जो ऑक्सीजन का भार अलग अलग जुड़ रहा है उन दोनों का अनुपात सदैव कैसा अनुपात होगा, सरल अनुपात में होगा। सदैव कैसे अनुपात में होगा, तो सरल अनुपात में होगा। तो वो सरल अनुपात यहाँ कितना 1:2 अर्थात 16:32। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से मैंने इस डेफिनेशन को क्लियर कर दिए। फिर से रिपीट कर लेते, कोई जल्दीबाजी अपनी नहीं है, एक बार नहीं तो 2 बार रिपीट कर लेते हैं। तो तीसरा नियम था आपका, कौन सा नियम बेटा, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, डाल्टन ने दिया। क्या कहा कि इस नियम के अनुसार जब तत्व परस्पर सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करता है, जो सदैव सरल अनुपात में होता है। जो सदैव क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। तो बेटा ये था आपका तीसरा नियम। इसके बाद बात करते हैं चौथे नियम की, नियम नंबर 4। वो इससे भी थोड़ा टफ पड़ता है बेटा, लेकिन बेटा अगर एग्जाम्पल को आप अपने माइंड में सेट कर लोगे तो आसानी से आपको ये आ जाएगा कि अगर आपने एग्जाम्पल को माइंड में सेट कर लिया है तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। तो बेटा अपना नंबर 4 चौथा नियम का नाम क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो चौथे नियम का क्या नाम है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। और ये नियम दिया किसने था बेटा, रिचर ने। किसने दिया था, रिचर ने दिया था। तो चौथा नियम क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया, रिचर ने दिया है। तो इस नियम के लिए अगर हम कहना चाहें तो ऐसे कहेंगे कि पहले मैं बता रहा हूँ बेटा कि ये जो डेफिनेशन हम लिखते हैं इसको एग्जाम समझने के बाद आपको इजीली याद हो पाएगी, अन्यथा उससे पहले अपने को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व, अब 2 तत्व है कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया जब 2 तत्व ए तथा बी परस्पर सहयोग कर, ये कह रहा है कि इस नियम के अनुसार 2 तत्व थे ए और बी, वो आपस में सहयोग करते हैं। सहयोग कर जब किसी तीसरे तत्व, जैसे उसको मैंने क्या मान दिया सी, तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करते हैं। क्या लिखा है कि
कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व ए तथा बी परस्पर सहयोग कर जब किसी तीसरे तत्व सी के निश्चित भार के साथ सहयोग करते हैं तो ए और बी तो सहयोग करते हैं तो ए तथा बी के परस्पर सहयोग करने का अनुपात वही होगा जिस अनुपात में वह तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करता है या उस अनुपात का पूर्ण गुणज होगा। बेटा एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझाने के बाद ही बात क्लियर होगी, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा। क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार दो तत्व ए तथा बी, दो तत्व लिए ए तथा बी परस्पर सहयोग करते हैं और ये दोनों तत्व सहयोग करके एक तीसरे तत्व सी के निश्चित भार के साथ सहयोग करते हैं। तो सी के साथ जिस भार में ये सहयोग करते हैं उसी अनुपात में ये आपस में भी सहयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कार्बन C4 कार्बन, कार्बन की क्रिया मैंने बेटा हाइड्रोजन से करवाई, तो मैंने लिया यहाँ 2H2 C प्लस 2H2, क्या बन गया बेटा CH4। क्या नाम हुआ बेटा CH4 का, जानते हो मेथेन। तो CH4 का नाम क्या लिख दिया बेटा मेथेन। एक कंपाउंड मैंने ये लिया दूसरा C प्लस, इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी बेटा ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया CO2 बन गया। समझा रहा हूँ बेटा, आप समझना गौर से। कार्बन का द्रव्यमान मैंने कितना बताया था, परमाणु क्रमांक नहीं, कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम, तो इसका कितना होगा 16 ग्राम। अब आ जाओ इस पे, कार्बन का मैंने कितना लिया 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो CO2 का कितना पढ़ा था हमने 32 और 12 44 ग्राम। ठीक है, तो बेटा ये एक ए तत्व हो गया और ये एक बी तत्व हो गया। ये दोनों तत्व एक तीसरे तत्व के साथ सहयोग करने। आप यहां ये समझ सकते हो कि इस H को तो मैं क्या मान रहा हूं A, इस O को मैं क्या मान रहा हूं B। तो तत्व A और B परस्पर सहयोग तो करते हैं, लेकिन जब तीसरे तत्व C, अब यहां पर C आ गया, यहां C का मतलब कार्बन है, तीसरे तत्व C के साथ सहयोग करते हैं, तीसरे तत्व C मतलब यह कार्बन के साथ सहयोग करते हैं, तो कार्बन के साथ जिस मात्रा में ये सहयोग कर रहे हैं, इसका 4 ग्राम, इसका 12 कितना ग्राम है 32 ग्राम, तो इनका अनुपात कितना आएगा, शायद आएगा 1:8। तो इस कार्बन के निश्चित भाव से ये 1:8 में सहयोग कर रहे हैं। इन दोनों का अनुपात निकालो 1:8। तो जब ये दोनों आपस में यौगिक बनाएंगे तो वो भी 1:8 होगा। जैसे यहां समझाता हूं, H2 प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा बेटा H2 प्लस ऑक्सीजन H2, तो हाइड्रोजन की कितनी ग्राम मात्रा बेटा 2 ग्राम, ऑक्सीजन की 16 ग्राम, तो कितना हो गया 18 ग्राम। तो यहां पर कितना आया 1:8 है। अब बेटा यहां से आपका नियम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व ए और बी परस्पर सहयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, जब वो किसी तीसरे तत्व, किसी तीसरे के साथ, हाइड्रोजन को मैंने किसके साथ जोड़ दिया कार्बन के साथ,
और ऑक्सीजन को भी मैंने किसके साथ जोड़ दिया, कार्बन के साथ। तो तीसरे तत्व के निश्चित भार, यहां पर भी 12 ग्राम लिया है, यहां पर भी 12 ग्राम। तो तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करते हैं तो ए और बी के परस्पर सहयोग करने का अनुपात, ए और बी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर सहयोग करने का अनुपात कितना है, 1:8 है। तो परस्पर सहयोग करने का अनुपात वही होगा जो निश्चित भार, तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ, यहां पर भी इसका 1:8 है और इसका 8 अनुपात हो। तो ये कह रहा है कि ए तथा बी के परस्पर सहयोग करने का अनुपात वही होगा जिस अनुपात में वो तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग करता है। तो इन दोनों का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कार्बन के साथ सहयोग करें तो इन दोनों का अगर यहाँ आप अनुपात देखोगे तो यही आएगा 1:8, इसको भी माना था, यह 1:8, तो यहाँ पर भी आपस में 1:8 में सहयोग करेगा। बेटा इसको एक त्रिभुज के द्वारा समझ सकते हो, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ये आपस में सहयोग करेंगे, जुड़ेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो इनका अनुपात कितना लिखा है, 1:8। जब तो ए और बी आपस में सहयोग करते हैं तो इनका अनुपात सदैव कितना रहेगा, 1:8 रहेगा। अब ये दोनों के दोनों तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जुड़ते हैं, तो सपोज किया ये मैंने मान लिया कार्बन, तो ये तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, मेथेन, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़कर क्या बनाया, CO2। क्लियर है। और ये दोनों ने H2 बनाया। तो इन दोनों का आपस में सहयोग करने का अनुपात 1:8 है। तो कार्बन की जब निश्चित मात्रा के साथ जुड़ेगा, कार्बन की निश्चित मात्रा के साथ जुड़ेगा, जैसे मैंने इसकी 12 ग्राम ली, इसकी 12 ग्राम ली। अब अगर मुझे पता है कि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है और मैंने इसकी 4 ग्राम ली, तो मुझे पता है इसका 1 अनुपात आएगा, तो इसका कितना अनुपात इसके साथ जुड़ेगा, 8। तो 8, 4 का 8, तो 1:8, तो 4 अनुपात कितना होगा बेटा, 32। तो इसकी कितनी ग्राम मात्रा लोगे, 32 ग्राम। तो बेटा ये आपके 4 नियम हमने पढ़ लिए। अगला एक नियम आता है गैलुसेक का नियम, जिसकी बात हम कल करेंगे। तो उम्मीद है तीनों ये जो 4 नियम तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, एग्जाम में नॉर्मली अपनी 11th की एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है।